नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने क्लास 9th के एसएसटी में जो बातें कर रहे थे वो बात कर रहे थे हम फ्रांसीसी क्रांति नाम के चैप्टर पर। फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर में हमने वहां का फ्रांसीसी समाज देखा था। फ्रांसीसी समाज में हमने लास्ट में पढ़ा था जीविका संकट। वो जो जीविका संकट है उसको देखते हुए कुछ थर्ड स्टेट के लोग थे जो धीरे धीरे अमीर हो गए थे। उन्होंने एक कल्पना की कि अब हमको क्या करना है कि ये व्यवस्था मतलब जो प्रथम वर्ग पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट है, इसका जो जन्मजात विशेषाधिकार है और जो थर्ड स्टेट वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसको खत्म करने का सोचा। ठीक, चलिए तो हम आज इसी को समझेंगे कि थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या क्या कदम उठाए जिससे ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो हुई। ठीक, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं देखना कि उभरते हुए मध्यम वर्ग ने ऐसा क्या कदम उठाया कि जिससे कुछ विशेषाधिकार की समाप्ति हुई। तो उभरते हुए मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की परिकल्पना की। ठीक, ये आपका टॉपिक है। उभरता मध्यम वर्ग कौन था, पहले यही समझते हैं। देखिए, थर्ड स्टेट में कुछ लोग थे जो ऊनी और रेशमी वस्त्र का व्यापार कर रहे थे। ठीक, तृतीय स्टेट में कुछ लोग थे जो ऊनी या रेशमी वस्त्र का व्यापार कर रहे थे। ठीक, और इस रेशमी वस्त्र को एक खरीदार थे कुलीन या जो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, मतलब अमीर लोग इसको खरीद लेते थे। तो इनका व्यापार जैसे जैसे बढ़ता गया तो ये थर्ड स्टेट वाले भी धीरे धीरे क्या होते गए, अमीर होते गए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो यही थर्ड स्टेट के लोग जो धीरे धीरे अमीर हो गए हैं उन्हीं को कहा गया है उभरता हुआ मध्यम वर्ग। ठीक, तो फिर देखिए दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ये तीसरे स्टेट से बढ़ रहे हैं, अब कुलीन तक नहीं पहुंचे हैं तो ये बीच में है ना, तो इसीलिए बोला गया मध्यम वर्ग। ठीक, तो उभरते हुए मध्यम वर्ग में केवल थर्ड स्टेट में और भी कुछ लोग थे, ये तो अमीर हो गए मध्यम वर्ग। इसी में कुछ और लोग थे जैसे वकील थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग था एक, ठीक है, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो शिक्षित था, वो उनका यह मानना था कि जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार है वो जन्म के आधार पर नहीं मिलने चाहिए। ठीक, अगर किसी को हम कुछ विशेष अधिकार दे रहे हैं तो उस विशेष अधिकार को जो हम दे रहे हैं उसके लिए उसका आधार योग्यता को रखना चाहिए। किसी का विशेषाधिकार जन्मजात नहीं होना चाहिए, विशेषाधिकार देने का अधिकार उसका योग्यता होना चाहिए कि जैसा जिस लायक है उसको वैसा विशेषाधिकार मिलना चाहिए। ठीक, तो ये कल्पना स्वतंत्रता या समान नियमों व अवसरों के विचार पर आधारित होनी चाहिए। जो स्वतंत्रता है वो किस पर, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। ठीक, इस तरीके की परिकल्पना जॉन लॉक, जॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने किया था। ठीक है, कि भाई स्वतंत्रता अगर किसी को हम दे रहे हैं तो वो स्वतंत्रता सभी के, उस स्वतंत्रता के लिए सभी पर समान नियम और सभी के लिए समान अवसर हो। ठीक है, ये परिकल्पना किसने किया था, जॉन लॉक, जॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने किया था। जॉन लॉक की एक पुस्तक है, जॉन लॉक की बुक का नाम है टू ट्रिटाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ट्रिटाइजमेंट ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक कहता है कि राजा के देवीय व निरंकुश अधिकारों का खंडन। अब यहाँ पर एक टर्म आया है देवीय। देखिए, पहले के जो राजा थे, ठीक है, उनको जनता मानती थी कि राजा को भगवान ने भेजा है, मतलब राजा जो है वो भगवान का एक दूत टाइप का है। ठीक, तो राजा का संदेश मतलब भगवान का संदेश। तो राजा को लोग भगवान से जोड़ करके देखते थे कि हम राजा का बात नहीं मानेंगे तो मतलब भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पर देवी वर्ड यूज किया है। तो राजा के देवीय, ठीक है, तो इनका कोई देवी अधिकार थोड़ी है। और निरंकुश, निरंकुश मतलब इस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। भाई भगवान, अगर मान लीजिए हम कहें भगवान का बात है तो भगवान ऐसा थोड़ी बोलेंगे जिससे लोगों को कष्ट हो। ठीक है, भगवान ऐसा चीज थोड़ी करेंगे जिससे लोगों को कष्ट हो। तो वही बोल रहे हैं कि राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों का क्या किया जाना चाहिए, खंडन किया जाना चाहिए। खंडन मतलब उसको तोड़ना चाहिए कि राजा कोई देवी देवता नहीं है, वो भी एक इंसान है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए जो चीजें कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, उससे आप लोग को या उसका कोई भगवान से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। चलिए,
एक है मॉन्टेस्क्यू। ये सब टर्म याद रखिएगा, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं वो लोग भी ध्यान में रखेंगे इसको। मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू की एक रचना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें मॉन्टेस्क्यू कहता है कि जो सरकार है वो 3 भाग में बंटनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब जो नियम बनाए, कार्यपालिका मतलब जो लागू कराए, मतलब नियम क्या कराए, उसको मनवाए, ठीक है, नियम का पालन करवाएगा, ये क्या करेगा, पालन कराए। और कोई अगर नियम ना पाले तो ये सजा दे, वो है न्यायपालिका, ठीक। तो गवर्नमेंट ये 3 भाग में बटी होनी चाहिए। अच्छा, फ्रांस ने अमेरिका के जो 13 उपनिवेशों को आजाद कराया था, वहां पर इस ये जो मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल की सरकार वहां पर बनी थी। तो फ्रांस में उन दिनों यही सब, मतलब 18वीं शताब्दी के फ्रांस में यही सब उन दिनों बहस चल रही थी, ठीक। मतलब ये सारे मुद्दे, जैसे दिल्ली एकदम बहस चल रहे थे कि कैसे आजाद होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो डेली वहां पर गर्मा गर्मी बहस चलती रहती थी, गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी, ठीक, बहस चलती रहती थी दिन भर। और जो बहस चल रही थी वो पेपर में छप रहा है, पैम्पलेट बन रहा है, सब कुछ, मतलब जितना भी चारों तरफ देख रहे थे तो फ्रांस वाला मुद्दा ही उठ रहा था कि भाई राजा को हटाओ, राजा के दबियत को समाप्त करो, ये हटाओ वो हटाओ, मतलब जो चीजें गलत है उसको हटाने की बात की जा रही थी। इसी बीच होता क्या, इसी बीच एक चीज होता है कि राजा फिर से टैक्स बढ़ाएगा, ऐसा कुछ खबर मिलता है, राजा फिर से टैक्स बढ़ाएगा ऐसा कुछ खबर मिलता है। ये सब बहस चल ही रहा है, इसी बीच एक खबर आता है कि राजा टैक्स फिर से बढ़ाने वाला है। अब इस खबर से लोग बहुत नाराज हो गए, ठीक। और यही खबर आगे जाकर के बनता है फ्रांस में होने वाली क्रांति का कारण, ठीक। समझ में आ गया, जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमको बताइए, अगर नहीं समझ में आया है तो हमको सजेशन भी दीजिए, जिससे हम आप लोग का वीडियो और बेहतर कर सकें। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।